सर परिचय दे दीजिए आप। मेरा नाम कुलदीप सिंह है सर, और मैं ब्यावर से हूँ। ब्यावर आपके अजमेर ज़िले के राजस्थान के अंदर है और एक उपखंड है हमारा ब्यावर। यहाँ पे हमने एक जो शुरुआत की है काफ़ी लगभग 2 साल प्लस हो चुके हैं, और हमारा जो ये फार्म है ब्यावर में है साईं गॉड ब्रीडिंग फार्म के नाम से। हमारा जो कंसेप्ट है वो ये है कि हम ब्रीडिंग फार्म को एक अच्छा डेवलप कर रहे हैं। हमने अभी हमारे लेवल पे केवल 2 ब्रीड पे काम किया है, एक सोजत और एक सिरोही। सोजत और सिरोही दोनों ही अच्छी ब्रीड है। सोजत जो ब्रीड है वो अपनी खूबसूरती पे जानी जाती है, क्वालिटी पे जानी जाती है, और इसकी जो प्रोडक्शन है वो प्रोडक्शन अच्छी रेट में जाता है। अच्छा ये सर, उससे पहले मैं आपसे एक छोटा सा परिचय जानना चाहूँगा सर। आप कौन से फील्ड में है और इसमें रुचि होने का जो क्या रीज़न है? हाँ, बहुत अच्छा सवाल किया है पुखराज जी आपने। एक्चुअल में मेरा जो अभी प्रेजेंट बिजनेस है वो एजुकेशन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, मेरे पास में सीनियर सेकेंडरी के 3 स्कूल हैं, 3 स्कूल में चला रहा हूँ। और मेरा जो एग्रीकल्चर फार्म है वो नागौर जिले के मेड़ता के अंदर है। लगभग 250 से 300 बीघा जमीन है मेरे पास में, ट्यूबवेल है, अच्छा पानी है। और इसी चीज़ का स्कोप देखते हुए आने वाला जो समय है, अच्छा हमें ये प्रतीत हो रहा है कि इस लाइन में अच्छा स्कोप मिल सकता है। इसलिए हमने अभी बतौर रिसर्च केवल यहाँ पे बहुत कम उससे शुरुआत करी है कि हम यहाँ पे पूरा इसको देख लें, उसके बाद में बहुत बड़ी स्केल पे हम बात करना चाहते हैं। सर जी, देखा जाए तो जो टीचर या एजुकेशन से जो रिलेटेड जो होते हैं तो काफ़ी सोच समझ के इस फील्ड में आते हैं। तो आपने तो काफ़ी गुणाभाग किया होगा, आपने कुछ सोचा होगा और आपने पहले ही आपने इसका कैलकुलेशन लगा लिया होगा। तो आपको सर इस फील्ड में क्या संभावनाएं लगी है, और आप मतलब इसमें और क्या इम्प्रूवमेंट करना चाहेंगे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इसमें कोई मतलब एक तो आप जो आपकी जो संभावनाएं हैं वो, और आपके जो आपने सोचा है उस चीज़ के बारे में आप बता दीजिए क्या क्या स्कोप लगा आपके इस फील्ड के अंदर। एक्चुअल में पुखराज जी इसमें ऐसा है कि नो डाउट प्रॉफिट अच्छा है। प्रॉफिट अच्छा होने के बाद में मेहनत पूरी चाहिए। ठीक है, एक्चुअल में जो बकरी है ये आप मान के चलें कि छोटा जानवर है, कम खाता है, कम खाने के बाद में इसका रिटर्न अच्छा है। एक बकरी का जहाँ तक मैंने एनालिसिस किया है, एक बकरी 14 से 15 महीने में 2 बार ब्याती है। और यदि अच्छी बकरी है आपके पास में, क्वालिटी बकरी है, तो क्वालिटी बकरी मैक्सिमम 2 बच्चे तो देती ही है। एक टाइम में 2 बच्चे, तो लगभग 15 महीने में आप ये मान के चले कि हमें पास में 4 बच्चे आते हैं, पर हम ये मानते हैं कि 3 बच्चा मिलना चाहिए। ठीक है, तो एक बकरी से मुझे जो रिटर्न मिल रहा है लगभग 3 बच्चों का मिल रहा है। यदि क्वालिटी बकरी मेरे पास है, क्वालिटी ब्रीडर है, तो नो डाउट जैसे सोजत के अंदर है मुँह मांगा पैसा मिलता है। सोजत के अंदर आप ये मान के चलें कि खूबसूरती पे कुर्बानी के बकरे बहुत महंगे मांगे जाते हैं। जैसा कि आपने देखा फिल्म अभिनेता जो आपके सलमान खान साहब है, 2 से 3 लाख रुपए की बकरी की कुर्बानी कर रहे हैं। अच्छा हाँ, तो इस तरीके से यदि क्वालिटी चीज़ें हैं तो इसमें आपके पास में यदि एक बाड़े के अंदर 50 बकरी है और 10 बकरी ने भी अच्छा प्रोडक्शन दे दिया, तो आप ये मान के चलें काफ़ी अच्छी आ जाएगी। तो इसमें मतलब आपका जो रहा कि भाई इसी फील्ड को चुनने का जो रीज़न है, तो केवल यही रीज़न है क्या, या और इसके अंदर जैसे कि मार्केट मिलना जो है काफ़ी डिफिकल्ट होता जा रहा है, खर्चे ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, और तो उन चीज़ों को आपने कैसे मैनेज करने का फैसला किया? एक्चुअल में पुखराज जी, जैसे मैं एजुकेशन से अभी मैं एजुकेशन फील्ड में हूँ, प्रॉपर्टी का भी मेरे काम है। दूसरा मैंने आपको ये बताया कि नागौर जिले में मेड़ता के पास मेरे पास में 200 से 250 बीघा जमीन है। उससे क्या बेनिफिट है? हाँ, अब अभी तक जो हम क्रॉप फार्मिंग कर रहे थे, जैसे गेहूँ बो दिए, रायड़ा बो दिया, जीरा बो दिया, ये सारी चीज़ें हैं। इनके अंदर ये है कि मेहनत भी ज़्यादा है, प्लस रिटर्न यदि मिले तो मिले, नहीं तो नहीं मिले। कभी बारिश ज़्यादा हो गई, ओलावृष्टि हो गई, सर्दी ज़्यादा पड़ गई, या बारिश नहीं हुई, फसलें खराब। एक्चुअल में ये एक सिक्योर बिजनेस है कि यदि हम इस बिज़नेस को कर रहे हैं तो कम से कम ये सिक्योर है कि हमारे पास में नुकसान नहीं है। आज की तारीख में बकरी पालन 2 तरीके से किया जा रहा है, एक तो स्टॉल फीडिंग और एक ग्रेसिंग। अभी जो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ ये टोटल स्टॉल फीडिंग है।
जो मैं वहाँ पे करूँगा वो टोटल ग्रेजिंग रहेगी। ग्रेजिंग के अंदर ये है कि हमारे पास में एक तो सारी प्राकृतिक चीज़ें मिलती हैं। आज खेजड़ी हो गई, जिसका लौंग जिसको बोलते हैं, लौंग काफ़ी मात्रा में हमारे पास में वहाँ अवेलेबल रहता है। पर यह है कि यदि मैं स्टॉल फीडिंग भी कर रहा हूँ तो किसी तरह का कोई नुकसान नहीं। नुकसान नहीं है। हाँ, जमीन आपकी खुद की होती है। हाँ, वहाँ पे हमारे पास में ज़मीन खुद की है, हमारा प्रोडक्शन खुद का है और एक खुला हुआ है। आज जो मैं यहाँ ब्यावर में कर रहा हूँ ये एक फार्म फीडिंग है, स्टॉल फीडिंग है। यहाँ पे सारी चीज़ें हम परचेज करते हैं। वहाँ पे 50% हमारी खुद की मिल जाएगी और वहाँ पे हमें इतनी परचेजिंग करने की जरूरत नहीं रहेगी। मेहनत भी कम है, प्लस यहाँ के जानवर में और वहाँ के जानवर में रात दिन का फ़र्क रहेगा कि यहाँ का जानवर कुछ हल्का रहेगा तो वहाँ का अच्छा रहेगा। ये चीज़ ग्रेजिंग में और स्टॉल फीडिंग में फ़र्क रहेगा। तो बेनिफिट आपका यही है कि मतलब काफ़ी आपके पास जो खेती लायक ज़मीन है और उसका जो प्रॉफिट है ज़्यादा से ज़्यादा इन बकरियों को पाल के ही मतलब कर सकते हैं, मतलब बेनिफिट दिखा सकते हैं, वो चीज़ है। और दूसरा कि सर आपने बहुत अच्छी बात बताई कि जैसे 30 बकरियाँ हैं या तो उसके अंदर कम से कम 10 बकरियाँ अगर बेस्ट क्वालिटी की निकाल दें तो काफ़ी अच्छा बेनिफिट मतलब आप ये मान के चलो कि उस पूरे फार्म का खर्चा वो बच्चा निकाल के दे देगा। तो ये एक सोचने वाली बात है कि मतलब अपन लाभ किस तरीके से ले, है ना। कौन सी बकरियाँ अपने को ब्रीडर है तो उसको पहचान भी हो जाए कि यार ये ब्रीडर अच्छा काम कर सकता है तो उसको ब्रीडर के तौर पे पाले, और जो अपने को लग रहा है कि यार ये ग्रोथ नहीं कर पाएगा तो उसको कट्टू के तौर पे पाले। अभी जैसे डॉक्टर साहब ने आपको बताया था, हमने स्क्रूटनिंग करके ये 8 ब्रीडर निकाले हैं, जिसमें 3 से 4 सोजत के हैं, 3 से 4 सिरोही के हैं। अब हम इनका प्रोडक्शन लेंगे, काफ़ी लंबे चौड़े ब्रीडर आपको दिखाएं। इसी तरीके से इनका जो भी आगे प्रोडक्शन आना वो भी अच्छा आएगा। एक बकरी बिल्कुल कमज़ोर होती है, ब्रीडर कमज़ोर होता है, तो उसका यदि बच्चा है होते टाइम यदि 1.5 किलो का ही है तो वो आगे जाके ग्रोथ भी उतनी ही लेगा। एक यदि उनके माँ बाप दोनों स्वस्थ है और हेल्दी है तो आप ये मान के चलें कि उसका बच्चा भी बहुत अच्छी ग्रोथ है। आपने तो सभी अलग अलग ब्रीडर रखे हैं, अलग अलग क्वालिटी के ब्रीडर रखे हैं, तो उसका मेन रीज़न क्या है कि क्या एक ब्रीडर पे आप काम करना क्या कम लाभदायक? नहीं, एक्चुअली में ऐसा नहीं है। अब हमारी जो प्लानिंग है वो बड़े फार्म की है, तो 3 से 4 मेरे पास में सोजत के हैं, 3 से 4 ही मेरे पास में सिरोही, ठीक है। अब हम एक्चुअल में क्या है क्रॉस ब्रीडिंग पे भी काम कर रहे हैं। सिरोही को सोजत से, सोजत को सिरोही से, हैदराबादी से, इस तरीके से हमें ये चाहिए कि उन्नत किस्म की नस्ल किस उससे आ रही है। यदि हमारे पास में हमने रिसर्च कर लिया अभी और जैसे हमारे पास में 8 ब्रीडर है, 3 ब्रीडर का प्रोडक्शन अच्छा आ रहा है, उसका रिजल्ट अच्छा आ रहा है, तो हम उसको आगे प्रोडक्ट करें, जिससे मतलब कम समय के अंदर अच्छा उत्पादन आए, हेल्दी जानवर आए और उसका वेट गेन। और ये जो फील्ड जो है ये तो आपका खुद का ही होता है। हाँ, ये हमारा खुद का ही है। अब हमने डॉक्टर साहब को हमारे साथ में इन्वॉल्व किया है, डॉक्टर साहब भी इस पर पूरा काम कर रहे हैं, डॉक्टर साहब भी काम कर रहे हैं, क्योंकि एक ही मतलब डॉक्टर साहब का एक परमानेंट काम होगा कि सारी चीज़ यहाँ पे पूरा उनके हिसाब से मैनेज कर रहे हैं, वो भी हमारे साथ। दूसरा मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि सर जो नया फार्म स्टार्ट करते हैं तो इनमें गलती ये करिए शेड का होता है, शेड को काफ़ी टक्कर देते हैं और फिर बकरियों पे ध्यान नहीं दे पाते, खरीद नहीं पाते, तो उसका मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि आपने काफ़ी अच्छा ख्याल रखा हुआ है ना। तो मेरे हिसाब से ये अभी मैंने सब्जी की बात करी तो करीबन 1.5 लाख रुपये तक का ये इनका जो शेड का है वो खर्चा है। तो उन चीज़ों को आपका आइडिया इनका था या आपका था ये? नहीं, एक्चुअल में देखो चित्रा जी, हमने बैठ के सारी चीज़ डिस्कस करी। बैठ के डिस्कस करने के बाद में मार्केट से हमने रेट्स ली। रेट्स लेने के बाद में हमने ये डिसीजन लिया कि कम से कम पैसे के अंदर अच्छा चीज़ कैसे मिल सकती है, मजबूत कैसे मिल सकती है। हमने कई जगह देखा है कि अप्रोक्स मेरे पास में ये 100 जानवरों का शेड बन चुका है, 100 से 150 जानवरों का ये शेड बन चुका है। हमने कई जगह घूमे, वहाँ पे 5-5, 6-6 लाख रुपए तो केवल 50-60 बकरी के शेड पे ही लगा दिया। मैंने देखा कि हरियाणा के अंदर तो एक बंदा जो है 12 लाख रुपए खर्च कर चुका है शेड के लिए। हाँ, उसके पास 30 बकरियां भी हाँ, तो 12 लाख रुपए खर्च करना एक बहुत बड़ी बात है। वही चीज़ है। आज आप ये देखें, बिल्कुल वेल एस्टेब्लिश्ड मैंने ये ढांचे बनाए हैं। आप ये मान के चले 20 बाई 16 का एक हमारा ये ब्लॉक है, इसके अंदर 15 से 20 बकरी हम लोग रख रहे हैं, ठीक है। उसके बाद में फीडर भी बाहर लग रहे हैं तो नुकसान भी वो चीज़ें नहीं होगी। काफ़ी हमने घूम के फिर के देख के और उसके बाद में हमारी खुद की टेक्निक लगाते हुए सारा काम हमने करवाया। सर्दी का भी हमने ध्यान रखा है, बारिश का भी हमने ध्यान रखा है। छोटे बच्चों के लिए ब्लॉक अलग बनाए हुए हैं, ब्रीडर के लिए अलग बनाए हुए हैं, बकरी के लिए अलग है, ग्रोवर्स जो एक पार्ट जिसको बोलते हैं, छोटे बकरे मेल फीमेल सारे अलग अलग करके हमने। और मैं एक ये भी जानना चाह रहा हूँ कि सभी जो नए बंदे आना चाहते हैं इस फील्ड के लिए
तो एक मतलब रिटायर होने के बाद में ये सोचते हैं तो रिटायर होने के बाद में इस पे ध्यान दिया जाए या नौकरी करते करते भी इस पे ध्यान देने और बेसिक क्या ध्यान रखने की जरूरत होती है? देखो, वास्तविकता में देखा जाए पुखराज जी तो इसमें ज़्यादा कुछ आपको ध्यान नहीं रखना है, परंतु ये भी आप मान के चलें, चाहे आप नौकरी कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं या चाहे कुछ भी कर रहे हैं, आपके फार्म पे प्रेजेंस आपकी सुबह 2 घंटे, शाम को 2 घंटे होना जरूरी है। उसमें आपको केवल एनालिसिस करना, आराम से खड़े होकर देखना है कि आपका सारा जानवर स्वस्थ है कि नहीं। आपके सामने आपने दाना डलवाया, सारा जानवर आपके दाने पे आ रहा है या नहीं आ रहा। यदि कोई नहीं आ रहा है तो रीज़न क्या है, उसको अपने को एनालिसिस करना है। यदि छोटी मोटी बीमारी है जैसे सर्दी जुकाम हो जाती है, बुखार हो जाती है, तो उसमें कोई नॉर्मल चीज़ें हैं। पर यह है कि यदि कोई भी नया आदमी इस व्यवसाय में आना चाहता है, ट्रेनिंग उसको लेना चाहिए। अच्छा, ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यदि आप और कोई सा भी आप बिजनेस करें, उसकी नॉलेज उसको होना जरूरी है। तो ट्रेनिंग की जैसे बात आई गई है तो मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ, एक प्रैक्टिकल होता है और एक बेसिक नॉलेज होती है, वो होती है ट्रेनिंग वाली जो बात होती है ना, तो उसमें से कौन सी ज़्यादा बेटर रहती है आपके सामने? नहीं सर, एक्चुअल में क्या है कि वास्तविकता के अंदर कई ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, वो केवल एक हॉल में बिठा के और एक थ्योरी पढ़ा के और उनको फ्री कर देते हैं। परंतु यदि वास्तविकता में कोई काम करना चाहता है तो उसको प्रैक्टिकल नॉलेज होना बहुत ज़्यादा जरूरी। प्रैक्टिकल नॉलेज होगी तो आप ये मान के चलें कि हर समय आपके पास में डॉक्टर अवेलेबल नहीं रहता। यदि आपकी बकरी रात को 10 बजे बीमार हो रही है, डॉक्टर साहब को आप फ़ोन करोगे, बोलेंगे या तो उठाया नहीं, उठा लिया तो साहब कल सुबह 10 बजे आएंगे। 10 बजे तक वो जानवर बहुत ज़्यादा डाउन हो जाता है, उसको बचाना मुश्किल हो जाता है। इसलिए वास्तविकता में ये है कि प्रैक्टिकल ट्रेनिंग लेना जरूरी है। तो एक मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि सर बेसिक जो प्रैक्टिकल जो ट्रेनिंग होती है उसमें और जो थ्योरी होती है उसमें क्या डिफरेंस अंतर आ जाता है कि उसको पहचान हो जाती है कि वो जानवर को पहचान सकता है बीमार हो तो? मैं बताता हूँ, एक्चुअल में क्या है कि जैसे एक आपका कोई भी एनिमल खड़ा है, वो बिल्कुल कोने में सुस्त होकर खड़ा है, आपने उसको किताब में तो बता दिया कि वो सुस्त है, ठीक है, उसको बता दिया सारी चीज़ें। परंतु यदि आप प्रैक्टिकल फार्म पे हैं तो आप उस सुस्त जानवर को पकड़ेंगे, उसको हिलाएंगे, हिलाया, उसको देखा, यदि वो किसी कारण से सुस्त है, बीमार है, सुस्त है, तो आप उसको हिलाओगे तो भी वो ज़्यादा नहीं हिलेगा। और यदि वो स्वस्थ है तो जैसे ही आप उसको हिलाओगे वो चला जाएगा। और वो कोने में क्यों खड़ा था कि उसने खा लिया, पी लिया आराम से और वो रेस्ट कर रहा है। तो ये फ़र्क कहाँ पे समझेंगे? अपन प्रैक्टिकल फार्म पर ही समझ पाएंगे, जहाँ पे आपके पास जानवर भी मौजूद है, हर तरीके का आपका। यदि फीड के बारे में एक तो उस पर थ्योरी बता रहे हैं, एक प्रैक्टिकल बता रहे हैं कि साहब ये लूंग है, ये मूंगफली है, ये गंवार है, इससे खिलाने से ये बेनिफिट है, ये सारी काफ़ी अच्छी जो नॉलेज आपने। एक और जी मैं आपको जानकारी दे दूं, बहुत जल्द है जो हमारे डॉक्टर सुकांत चावला जी हैं, जो एक ट्रेनिंग का पार्ट भी यहाँ पर चालू करने वाले हैं। अच्छा। तो उसके लिए भी डॉक्टर साहब आपको बताएंगे। और मैं यही चाहूँगा कि अधिक से अधिक संख्या में लोग जो भी नया इस बिजनेस में करना चाह रहे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेनिंग लें और उसके बाद ही अपना पैसा इन्वेस्ट करें और अपना टाइम इन्वेस्ट करें। तो यहाँ पे कौन सी बेसिक जो ट्रेनिंग दी जाएगी, थ्योरी भी दी जाएगी और प्रैक्टिकल भी दी हाँ, जाएगी? अब ये डॉक्टर साहब अभी प्लानिंग कर रहे हैं, थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों, जो मतलब एक फार्मर के लिए लाभदायक है, वो सारी सुविधाएं डॉक्टर साहब यहाँ पे देंगे, जानकारी भी देंगे, उसकी पूरी उपलब्ध भी करवाएंगे कि किस किस चीज़ में क्या करें। ये अपने फार्म पे फ्यूचर प्लानिंग जो है बिल्कुल, ये डॉक्टर साहब की प्लानिंग है। क्यों चावला साहब? बहुत जल्द है, आपकी इन द फरवरी फर्स्ट वीक में हम कह दें आ जाएगा हमारा ट्रेनिंग शेड्यूल। बहुत ज़रूरी है, किसानों को नुकसान से बचाना भी बहुत ज़रूरी है, ये बहुत ज़रूरी है। तो सर जी और ट्रेनिंग जो ला रहे हैं ना, वो हम थ्योरिकल बहुत कम है, केवल थ्योरिकल तो ओनली 20% है, उसमें 80% जो पार्ट होगा वो प्रैक्टिकल होगा। हमें चाहते हैं कि हमारे पास जो ट्रेनिंग पे जो बंदा आ रहा है और मान लीजिए बकरी 9 बजे भी आ रही है, कई बार ट्रेनिंग में उतना टाइम होता है 10 से लेके 5 बजे का टाइम हुआ, उसके बाद में आपकी ट्रेनिंग ऑफ है, उसके बाद में आपको कुछ बैठना ही नहीं है। तो हम चाहते हैं कि बकरी 9 बजे भी आ रही है तो वो डिलीवरी बंदा खुद कराए प्रैक्टिकल, रात के 9 बजे भी आए फार्म पे। तो वो तो अपन फ्यूचर में जो जब चालू करेंगे बहुत जल्दी है ये, बहुत जल्दी। अच्छा। बस मान लो सर्दी का मौसम की वजह थोड़ा मौसम, और अगर कोई कुछ कोरोना का जो है ये हो जाए बस।
सर जी मैं जब सामान्य हो जाएगा सब तक कुछ करवा देंगे जल्द से वीडियो के जल्द। अंत में सर मैं आपसे ये जानना चाह रहा था सर, जो अपना फार्म है उस पर अप्रोक्सी कितना आप खर्च कर चुके हैं, कितने जानवर आपके पास हैं? अभी अप्रॉक्स हमारे पास में 150 के अप्रॉक्स छोटे और बड़े सारे जानवर मिला के हैं। ब्रीडर वगैरह सारे? हाँ, ब्रीडर और सब मिला के अप्रॉक्स 150 के लगभग हमारे पास में। कितना टोटली खर्चा अगर आ जाए? ये हमने हिसाब नहीं लगाया है और ये हम लगाना भी नहीं चाहते, क्योंकि अभी हमारा जो टाइम है वो ग्रोइंग टाइम है। और इनिशियली आप ये मान के चलें कि यदि किसी ऐसे व्यक्ति ने 10 लाख किया तो वो हमने 10 नहीं किया, 5-6। ठीक है भाई साहब, अप्रोक्स से बताएंगे सर, ताकि लोगों को भी पता चले कि मतलब आपने एक उदाहरण पेश किया कि मतलब मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी बड़ा फार्म है, अच्छा फार्म है। फार्म इसलिए अच्छा कह रहा हूँ कि आपके पास जो मेन जो चीज़ है बकरियाँ वगैरह, ब्रीडर वगैरह और बच्चे वगैरह काफ़ी अच्छे हैं, उन्नत है। और ये मतलब लाभदायक मतलब जो फ़ायदा देने वाली चीज़ें हैं वो, और बेसिक जो आपके जो खर्चे हैं काफ़ी आपने कम किए हैं। तो इस हिसाब से मैं जानना चाह रहा हूँ कि एक एग्जांपल है आप दूसरों के लिए, तो उस हिसाब से मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ। मैं पुखराज जी आपको ये कहता हूँ, जैसे हमने शेड के लिए आपको बताया कि हमने अप्रॉक्स 1.5 लाख में ये पूरा शेड तैयार कर दिया, ठीक है। हमारे पास में यहाँ पे मूलभूत सुविधाएं सब हम खुद उत्पन्न कर रहे हैं। जैसे हमने लोग ग्राइंडर नहीं रखते हैं, हम लोगों ने ग्राइंडर लगाया, खुद पीस रहे हैं उसको, ठीक है। हमने कॉस्टिंग बहुत कम की है, ठीक है। मेरे पास में यहाँ पे बहुत लंबी चौड़ी जगह है, हम सीजन में सारी परचेजिंग कर लेते हैं। अच्छा। अभी हमारे पास में लगभग 25 से 30 गाड़ी मूंगफली का भूसा पड़ा है, लगभग हमने 8 से 10 गाड़ी लूंग हमने परचेज करके रखा हुआ है, ठीक है। परंतु ये सारी चीज़ें क्या है कि यदि सीजन में कर ली, अब सीजन में मूंगफली मिली है 7 रुपये किलो, आज यदि आप मूंगफली का चारा देख रहे हो 13-14 रुपये किलो पहुंच रहा है, तो आप ये मान के चलो 50% सेविंग तो हमारी हुई है। यदि मेरी कैपेसिटी है कि मुझे 10 लाख रुपए खर्च करना है, तो मुझे 10 लाख खर्च नहीं करके मुझे 5 लाख ही खर्च करना चाहिए। 5 लाख मुझे उस पे खर्च करना चाहिए जो आने वाले समय में महंगी चीज़ें होती हैं। यदि आज मैं 10 लाख की बकरी ले आता हूँ और पीछे मेरे पास पैसा नहीं है कि हर महीने मुझे मूंगफली लानी है, लौंग लाना, वो चीज़ें वो बहुत कॉस्टली पड़ जाती है। सर बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका बहुत ही अच्छी जानकारी दी और बेसिक जो जानकारी आपने दी, प्रैक्टिकल जो जानकारी आपने दी है सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। होता रहे, हमारी भी फील्ड के अंदर भी जानकारियाँ जाएँ, ताकि आने वाले जो भी नए फार्मर्स हैं उनको भी बेनिफिट हो सके और हमारी भी मार्केट के अंदर जान पहचान हो सके।